Hi everyone, this is Aman. You are watching Excellent IT Solutions. आज हम लोग बात करने वाले हैं जो नाइलेट का जनवरी 21 का एग्जाम हुआ है और जो सेकंड पेपर है उसकी बात आज हम करेंगे। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो सेकंड पेपर आपका आया था और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसका पूरा सोल्यूशन हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो है आपका ये जो भी इसके ऑब्जेक्टिव हैं, इसका पूरा सोल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे। लास्ट लाइव में हमने जो है आपके कवर किए थे। लास्ट लाइव में हमने देखा था कि जो है जो भी आपका जनवरी 21 में जो फर्स्ट पेपर है उसको देखा था। उसके पहले जो सी का पेपर आया था उसका हमने देखा था, और आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखने वाले हैं जो सेकंड पेपर वेब डिजाइनिंग और पब्लिशिंग का आया था, उसका सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन आ रहा है देखते हैं जो इसमें पहला क्वेश्चन आया है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है पहला क्वेश्चन आपका ये आया था। स्क्रीन देखिए हमने ओपन कर दी है। अब यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन आया था इसमें, तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दिस टैग इज यूज्ड टू मार्क अ बिगनिंग ऑफ अ पैराग्राफ। तो किस टैग का इस्तेमाल किया जाता है बिगनिंग ऑफ पैराग्राफ के लिए? मतलब अगर हम पैराग्राफ को देखें तो पैराग्राफ की शुरुआत के लिए किस टैग का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें आपको जो भी लग रहा हो, इसमें टीडी का इस्तेमाल किया जाता है, बीआर का इस्तेमाल किया जाता है, या पी का इस्तेमाल किया जाता है, या टीआर का इस्तेमाल किया जाता है। जो भी आपको लग रहा हो आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो जैसा आपको पता है कि इसमें जो है आप जो पैराग्राफ की शुरुआत करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं पी का। तो यहां पर ये पहला इसका आंसर 1.1 का आंसर क्या हो जाएगा? पी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है, कह रहा है कि करेक्ट एस्टिमेट टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग। तो जो लार्जेस्ट हेडिंग है वो कौन सी है, कितनी हेडिंग एचटीएमएल में होती हैं? तो हमने बात की कि H1, H2, H3, H4, H5, H6, इस तरीके से 6 हेडिंग होती हैं, आपको पता होगा। तो लार्जेस्ट हेडिंग कौन सी होती है? तो लार्जेस्ट हेडिंग जैसे आपको पता होगा कि लार्जेस्ट हेडिंग क्या होती है? H6 होती है। तो यहां पर क्या है कि क्या होगा? H6 होगा, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए ये जो पूछ रहा है इसको जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। इसमें ये कह रहा है करेक्ट एचटीएमएल टैग फॉर द लार्जेस्ट हेडिंग इज। तो यहाँ पे लार्जेस्ट हेडिंग पूछ रहा है, तो लार्जेस्ट हेडिंग का मतलब H6 नहीं है, ठीक है ना। आप अभी अभी देखिए यहाँ पर ये किसका क्या होगा, ये H1 होगा, H1 होती है। तो हमने ध्यान नहीं दिया, तो यहाँ पर क्या होगा? H6 होगा, इसलिए इसका H6 जो है ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? H1। लार्जेस्ट हेडिंग क्या होती है? H1 होती है, ठीक है ना। तो 1.2 का क्या हो जाएगा? H1। चलिए ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेनर। इसमें कंटेनर कौन सा है? तो हमने कहा क्या क्या ए कंटेनर है, बी कंटेनर है, सी कंटेनर है, या ए और बी दोनों कंटेनर है? आपको पता होगा कंटेनर जो होता है ना, जो मतलब दोनों टैग रखे, मतलब शुरुआत में भी हो और बंद भी हो। मतलब एक होता है क्लोजिंग टैग, एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग का मतलब है कि आपने शुरू किया और बंद किया, टेबल शुरू किया टेबल बंद किया। और सेल्फ क्लोजिंग का मतलब है कि वो अपने आप बंद हो जाता है। तो इनपुट है, आपको बंद करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन बॉडी को बंद करना पड़ता है, सेलेक्ट को बंद करना पड़ता है। तो ए और बी, तो 1.3 का क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। तो 1.3 का डी, 1.2 का क्या था? H1, ठीक है ना। डी 1.2 का डी था, और ये 1.3 भी क्या होगा? डी होगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट 1.4 में पूछ रहा है द एट्रीब्यूट विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डॉक्यूमेंट एंड hrefd URL। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जरा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहां पर ये जो पूछ रहा है कि जो एट्रीब्यूट है जो डिफाइन करता है रिलेशनशिप जो करंट डॉक्यूमेंट है और जो hrefd URL है। तो इसमें देखिए, इसमें जो है ये जो रेव दिया हुआ है, रेव भी इसका सही आंसर हो सकता है, लेकिन रेव अब यूज में नहीं है, ठीक है ना। अब जो HTML5 आ गई है तो अब ये रेव इतना कॉमन नहीं है, ये रिवर्स लिंक एस्टैब्लिश करता है। लेकिन अगर हम लिंक की बात करें तो रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप ये भी एस्टैब्लिश करता है। लेकिन जो H5 आने की वजह से, HTML5 आने की वजह से ये अब इतना कॉमन नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेल हो जाएगा। तो ये 1.4 का आंसर क्या होगा? ए, ठीक है ना, रेल। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 1.4 आपका क्या हो जाएगा? टू फिट अ सिंगल लाइन ऑफ आवर पेज बट dd टैग विल एक्सेप्ट अब तो इसमें यहाँ पे dt टैग क्या होता है? dt टैग हमने बताया, देखिए डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं dt टैग। तो dt टैग यहाँ पर यूज करने के लिए
तो हमने कहा dt टैग तो आप सिंगल लाइन के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो dd टैग है वो डिस्क्रिप्शन वो क्या करता है, तो वो करता है कि मान लीजिए कुछ किसी चीज के बारे में लिखा हुआ है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देता है, तो उसमें लाइन ऑफ टेक्स्ट या वर्ड या रिक्वेस्ट, तो उसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरा फुल पैराग्राफ लेता है। तो 1.5 का क्या हो जाएगा, बी, फुल पैराग्राफ। नेक्स्ट कह रहा है कैरेक्टर इनकोडिंग इज, तो कैरेक्टर इनकोडिंग क्या होती है, कैरेक्टर इनकोडिंग बेसिकली होती क्या है, तो ये कह रहा है कि कैरेक्टर इनकोडिंग मेथड ऑफ यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन अ कैरेक्टर, मतलब जब हम मेथड, एक ऐसा मेथड जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टर में, क्या वो कैरेक्टर इनकोडिंग होती है, या फिर मेथड यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स इन नंबर्स, तो मतलब है कि जो कैरेक्टर्स जो नंबर को कैरेक्टर में रिप्रेजेंट करता है वो कैरेक्टर इनकोडिंग है, या फिर अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ अ कोड विच पेयर्स ईच character with a pattern and sequence of natural numbers or electrical pulse in order to transmit the data, तो या फिर ऐसा सिस्टम जो क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ अ कोड, कोड को कंसिस्ट करता है, एक ऐसा सिस्टम जो कोड को कंसिस्ट करता है जिसमें पेयर्स ऑफ ईच कैरेक्टर, मतलब हर कैरेक्टर के जो पेयर होते हैं उनको एक पैटर्न बनाया जाता है, और सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर के सीक्वेंस की मदद से और इलेक्ट्रिकल पल्सेस की मदद से उनको दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है, तब डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये है आपका कैरेक्टर कोडिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1.6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो नेक्स्ट आगे हम बढ़े, 1.7 क्या है, तो 1.7 की हम बात करें तो 1.7 क्या होता है, तो 1.7 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये पीस ऑफ केक आ गया था कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जैसे पता होगा कि एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये होता है एचटीएमएल का फुल फॉर्म। तो इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, 1.7 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अ मच बेटर अप्रोच टू एस्टैब्लिश द बेस यूआरएल इज टू यूज, तो जो अच्छा अप्रोच है जब हम यूज करते हैं अ मच बेटर अप्रोच टू एस्टैब्लिश द बेस यूआरएल इज टू यूज, तो मतलब अगर हम बेस यूआरएल को एस्टैब्लिश करना है तो वो हम क्या करें, उसके लिए क्या इस्तेमाल करें। देखिए जब हमको बेस यूआरएल को अगर एस्टैब्लिश करना होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए बेस एलिमेंट अलग से होता है, तो मतलब है कि जब भी हम उस पेज पर किसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो पेज हमारा वहां रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये काम बेस एलिमेंट करता है। तो 1.8 का आंसर क्या हो जाएगा, बेस एलिमेंट, तो ये ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें द टैग यूज टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट, जिस टैग का इस्तेमाल होता है न्यू लिस्ट नहीं कह रहा है, न्यू लिस्ट आइटम को क्रिएट करने के लिए जिस लिस्ट का इस्तेमाल होता है ना, ऑल्सो इंक्लूड्स अ हाइपरलिंक, और आप उसमें हाइपरलिंक्स भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या चीज है, तो आपने कहा ये तो डेटा डेफिनेशन लिस्ट हो गई, ये डेटा डेफिनेशन हो गया, और ये यूएल हो गया, तो ये सब तो इसमें तो लिस्ट के हैं, लेकिन यहाँ पे आइटम की बात है, तो आइटम की बात है तो आइटम के लिए क्या यूज होता है, एलआई, तो 1.9 का क्या हो जाएगा, एलआई। फिर नेक्स्ट कह रहा है एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिक, तो किसी भी एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिक इज नॉट इंक्लूडेड इन अनदर हॉट जोन इज कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ, तो कोई भी एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिक, अगर ग्राफिक का कोई भी हिस्सा दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन अनदर हॉट जोन, मतलब दूसरे हॉट जोन में अगर वो शामिल नहीं है तो वो क्या कंसीडर किया जाता है, वो कंसीडर किया जाता है डिफॉल्ट, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1.10 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, डिफॉल्ट। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ट्रू फॉल्स में। ट्रू फॉल्स में हम आ जाते हैं, तो पहला क्वेश्चन 2.1 है, ये कह रहा है सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तो सीएसएस का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तो हाँ ये बात सही है, तो ट्रू हो गया। सीएसएस कैन ऑल्सो बी यूज विद एनी काइंड ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स, हाँ ये भी बात सही है, सीएसएस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सएमएल क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, जब हमको डेटा को भेजना होता है तो वो हम अलग अलग तरीके के टैग बना लेते हैं उस डेटा से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट की डिटेल हमें भेजनी है तो स्टूडेंट नाम का हमने बनाया मेन टैग, रूट टैग, फिर हमने उसका रोल नंबर वो एक टैग बना लिया, वो रोल नंबर लिख लिया, नेम लिख लिया, इस तरीके से एक्सएमएल होती है, तो वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं सीएसएस को, तो ये भी क्या है, ये ट्रू है, 2.2 भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट सीएसएस रूल सेट कंटेन्स, जो सीएसएस रूल है वो क्या कर रखता है, एक सेलेक्टर होता है उसमें और डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है, तो ये भी बात सही है कि सीएसएस रूल में यही होता है कि एक सेलेक्टर होता है और क्या होता है साथ ही साथ, और उसमें सेलेक्टर के साथ साथ उसमें क्या होता है, एक डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है, तो ये 2.3 भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर इज टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स इन सीएसएस, तो जो सीएसएस का एलिमेंट सेलेक्टर है
वो क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स इन सीएसएस, मतलब एक टाइप होता है सेलेक्टर का सीएसएस में। तो हाँ, ये भी बात सही, एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, जो सीएसएस के सेलेक्टर्स हैं उसका एक टाइप है। तो ये 2.4 भी ट्रू हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 ये चारों अभी तक ट्रू हैं, ध्यान दीजिएगा। 2.5 आ रहा है, कह रहा है यूनिवर्सल सेलेक्टर इज नेवर यूज्ड एज वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल कभी भी वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर की तरह यूज नहीं किया जाता है कि मान लीजिए हम कोई एट्रीब्यूट सेट कर दें कि ऐसा हो तब ये करो, ये कंडीशन हो तो ये करो, ठीक है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं है, किया जा सकता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, 2.5 क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 2.6 कह रहा है द ग्रुपिंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स विद द डिफरेंट स्टाइल डेफिनेशन। तो जो ग्रुपिंग होती है सेलेक्टर की, वो क्या की जाती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है टू सेलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए विद द डिफरेंट स्टाइल डेफिनेशन। तो मतलब जो अलग अलग स्टाइल डेफिनेशन के लिए क्या हम ग्रुपिंग करते हैं सेलेक्टर की, नहीं। ग्रुप सेलेक्टर आपको याद होगा क्यों यूज किया जाता है, ग्रुप सेलेक्टर इसलिए आप इस्तेमाल करते हैं कि आपका पर्पस ये होता है कि आप वहां पर क्या करिए कि मान लीजिए आपको जो है पहले डिव पे जिसका नाम D1 है, जिसकी क्लास D1 है, और दूसरे पैराग्राफ पे जिसका P1 है, और तीसरे जो है कोई और टैग है, कोई सेक्शन है तो उसका नाम S1 है उसकी क्लास। तो सबको एक फॉर्मेटिंग करनी है, तो एक तरीके की फॉर्मेटिंग, एक तरीके की स्टाइलिंग करने के लिए आप ग्रुपिंग करते हैं ना सेलेक्टर की, ना कि डिफरेंट तरीके की। तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो 2.6 भी फॉल्स हो जाएगा, 2.5 भी फॉल्स है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर सेलेक्ट्स द आईडी एट्रीब्यूट ऑफ एन एलिमेंट। तो क्या आईडी सेलेक्टर सेलेक्ट करता है जो है आईडी एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करता है किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट की? तो ये भी बात सही है कि हाँ, आईडी सेलेक्टर तो यही करता है ना। तो 2.7 भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वो आईडी को सेलेक्ट करता है, आईडी सेलेक्टर की मदद से आईडी सेलेक्ट होती है। वहां पे हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे हम जो है पाउंड सिंबल यूज करते हैं, ठीक है ना, हैश साइन। आईडी हमको लेनी है और क्लास लेनी होती है तो डॉट का यूज करते हैं। फिर इन लाइन सीएसएस इज यूज्ड टू अप्लाई सीएसएस ऑन मल्टीपल लाइंस और एलिमेंट। जो इन लाइन सीएसएस होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है अप्लाई सीएसएस को अप्लाई करने के लिए ऑन मल्टीपल लाइंस और एलिमेंट, मतलब मल्टीपल लाइंस पर और आपको मल्टीपल एलिमेंट्स पर सीएसएस लगानी हो तब क्या इनलाइन सीएसएस इस्तेमाल करते हैं। इनलाइन सीएसएस हमने बताई भी हुई है, एक हमने लाइव भी किया हुआ है इस पर, इनलाइन सीएसएस और जो है आपका इंटरनल सीएसएस और आपका जो है एक्सटर्नल सीएसएस। जब उसमें आप एक्सटर्नल फाइल लगाते हैं तो उसमें हमने बताया हुआ है कि इनलाइन सीएसएस क्या होती है, जब आपको उसी एलिमेंट में ही एक ही एलिमेंट को आपको स्टाइल करना है और बाकी नहीं करना है तो आपने वहीं पर इनलाइन सीएसएस लगा लिया। ये कह रहा है मल्टीपल लाइन मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए, तो बात गलत है। तो 2.8 भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है 2.9। तो 2.9 की अगर हम बात करें, द इंटरनल स्टाइल शीट इज यूज्ड टू ऐड मल्टीपल स्टाइल्स फॉर मोर देन वन डॉक्यूमेंट। तो जो इंटरनल स्टाइल शीट होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है ऐड मल्टीपल स्टाइल्स, मतलब अलग अलग स्टाइल्स को ऐड करने के लिए फॉर मोर देन वन डॉक्यूमेंट, एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट पे, ठीक है ना। नहीं, इंटरनल स्टाइल शीट भी हमने बताया है कि आप उसी डॉक्यूमेंट में कर पाओगे। अगर आप इंटरनल स्टाइल भी कर रहे हो, इंटरनल स्टाइल कैसे करते हो, स्टाइल टैग ऊपर लगाते हो ना, हेड में स्टाइल शुरू किया स्टाइल बंद किया, तो आप उसी डॉक्यूमेंट में तो कर पाओगे कि क्या किसी दूसरी फाइल में भी उसी स्टाइल से कर पाओगे, नहीं ना। तो इसलिए यहां पर ये भी बात क्या हो जाएगी, ये भी बात गलत हो जाएगी। ये कह रहा है कि हाँ मोर देन वन डॉक्यूमेंट, तो अगर आपको एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट में करना है तो उसके लिए तरीका क्या है कि आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट लगाएं ना, एक्सटर्नल फाइल बनाएं। फिर देखिए दूसरा आ रहा है 2.10, कह रहा था एक्सटर्नल स्टाइल शीट फैसिलिटेट्स वन टू चेंज द लुक ऑफ द एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। तो जो आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट होती है वो आपको ये फैसिलिटी देती है, वो ये सुविधा देती है कि आप पूरे वेब पेज को, पूरी वेबसाइट को बस एक फाइल में बदलाव करके चेंज कर सकते हैं। हाँ, तो ये बात सही है, यही पर्पस ही होता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट का। तो इसका मतलब है कि 2.10 का आंसर क्या हो जाएगा, ये 2.10 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो 2.9 फॉल्स था, 2.10 या 2.10 क्या है, ये आपका ट्रू है। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग में आते हैं। तो जब मैच द फॉलोइंग की बात करें तो बात किया जा रहा है कि H1 to H6, ये H1 से H6 ये क्या है, ये आपको पता होगा, ये हेडिंग्स हैं, बहुत सिंपल है। तो इसका क्या हो जाएगा, आप बी से मैच कर देंगे। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट क्या होती है, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल का मतलब है कि उसको आप .js से डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे .js एक्सटेंशन ये हो जाएगा।
तो इसका मतलब है कि 3.2 का ए आंसर हो जाएगा और 3.1 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट HTTP क्या है? HTTP हमने बताया हुआ है, HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो HTTP यहाँ पे एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए कोई ऑप्शन में है HTTP, ये देखिए सी है, डी है सॉरी, तो ये जाएगा HTTP, ये 3.3 का क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट कह रहा है जावा स्क्रिप्ट सिंगल लाइन कॉमेंट, तो जो जावा स्क्रिप्ट का सिंगल लाइन कॉमेंट होता है वो कैसे बनता है? आपको पता होगा कि जावा स्क्रिप्ट का सिंगल लाइन कॉमेंट आप कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन है डबल स्लैश का, यहाँ पर कोई ऑप्शन है, हाँ ये देखिए दिया हुआ है डबल फॉरवर्ड स्लैश हम बनाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.4 का क्या हो जाएगा सी। कमेंट, कमेंट क्या चीज होती है? कमेंट वो चीज होती है कि फिर उसको ब्राउजर एग्जीक्यूट नहीं करता है, उसको फिर इग्नोर कर देता है अगर कमेंट बना हुआ है, कमेंट लगा हुआ है, मतलब वो आपकी रीडिंग के लिए कोड को आप रीड कर सकते हो, कमेंट का ये मतलब होता है, लेकिन फिर आप उसको क्या नहीं कर सकते हो, फिर वो चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो वो कमेंट में कर दिया जाएगा तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, यही कमेंट का पर्पस होता है। हर लैंग्वेज में कमेंट होते हैं, HTML में भी कमेंट होते हैं, पाइथन आप आगे पढ़ोगे उसमें भी कमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो सब अलग अलग लैंग्वेज में कमेंट होते हैं। तो हमने कहा नेक्स्ट है CSS। CSS क्या है? तो CSS की बात करें तो CSS पता है आपको, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। तो देखिए यहाँ पे CSS कहीं दिया हुआ है, ये देखिए दिया हुआ है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, एकदम एकदम जस्ट ऑपोजिट दिया हुआ है 3.5 के, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा ई। नेक्स्ट कह रहा है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल क्या होते हैं? क्या जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को आप किससे मैच कर सकते हैं? इसमें अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को आप मैच करने की, तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को आप किससे मैच कर सकते हैं? हेडिंग्स नहीं हो सकती, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं हो सकते, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज नहीं हो सकती, लोकल वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल, हाँ ये हो सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में लोकल वेरिएबल भी होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल भी होते हैं, दोनों तरीके के वेरिएबल होते हैं। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल मतलब किसी ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर कर दिए गए, तो बस वहीं तक उनको यूज किया जा सकता है, बाहर आप नहीं यूज कर सकते हैं, बाहर अगर आप उनको यूज करेंगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है ना। और ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं कि आपने ऊपर डिक्लेयर कर दिया तो नीचे किसी भी कोड में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3.6 का जी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल क्या है ना, तो ये क्या है, क्या मतलब है कि किससे मैच कर सकते हैं आप, तो इसमें किससे मैच कर सकते हैं? तो अगर हम बात करें कि किससे मैच कर सकते हैं इन सब में, तो इन सब में किससे मैच किया जा सकता है अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल्स को, तो देखिए लोकल वेरिएबल्स टू एग्जीक्यूट वन कोड फ्रॉम डिक्लेयर्ड आउटसाइड, हाँ देखिए डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना। तो डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन मतलब आउटसाइड ऑफ द फंक्शन मतलब फंक्शन के बाहर जो डिक्लेयर किए जाते हैं वो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, ठीक है ना। मतलब ऊपर डिक्लेयर कर दिए गए और सब उस वेरिएबल्स को पहचानेंगे, तो ये स्कोप होता है, वेरिएबल्स का अलग अलग स्कोप होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए XML। XML क्या है? XML को किससे मैच कर सकते हैं? फुल फॉर्म हमने बताया एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो क्या यहाँ पे कहीं दिया हुआ है? देखिए ये दिया हुआ है जे, तो 3.8 का क्या हो जाएगा जे, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। फिर अगर हम बात करें जो है जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट क्या है, इसमें से आपको क्या भी लगती है जावास्क्रिप्ट? बाकी जो ऑप्शंस हो गए यहाँ देखिए डायनेमिक टाइप लैंग्वेज, हमने बताया था कि डायनेमिक टाइप लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है ना। तो डायनेमिक टाइप लैंग्वेज या स्टैटिक ली टाइप लैंग्वेज, मतलब दोनों में फर्क क्या होता है हमने बताया था। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। डायनेमिक टाइप लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जब हम बात करते हैं कि जो डेटा टाइप होता है ना, आप जैसे वेरिएबल का कोई भी डेटा टाइप दे, कोई भी वेरिएबल बनाए, लेट a इक्वल टू 5, तो वो 5 को देख के अंदाजा लगा लेगा कि 5 इंटीजर टाइप का है। अगर आपने 5.6 लिख लिया तो 5.6 को देख के अंदाजा लगा लेगा कि ये फ्लोट टाइप का है। अगर आपने a इक्वल टू कोई नाम लिख दिया, ए इक्वल टू आपने रोहन लिख दिया डबल कोर्स में, तो उसने रोहन को देख के अंदाजा लगा लिया कि ये क्या है, ये आपका स्ट्रिंग है, ठीक है ना। तो आपको बताना नहीं पड़ा, जब आपको स्पेसिफाई ना करना पड़े कि कौन सा डेटा टाइप, ये डेटा टाइप का क्या टाइप है, ठीक है ना, तो वो डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज होती है। तमाम सारी लैंग्वेज, जैसे हम सी का एग्जाम्पल लें तो सी में आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि भाई यूज करने से पहले कि अगर ये वेरिएबल इंटीजर होगा, ये वेरिएबल फ्लोट होगा, ये वेरिएबल कैरेक्टर होगा, आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है। यहाँ पे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसलिए जावास्क्रिप्ट को डायनेमिक टाइप लैंग्वेज कहा जाता है। चलिए ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ये मैच हो गई। जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट, तो जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट का क्या आंसर हो सकता है? तो अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट की, तो जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट जो है, यहां पर हम देखें स्विच स्टेटमेंट का आंसर क्या हो सकता है। देखिए ये वाला दे रहा है एच, तो एग्जीक्यूट वन कोड फ्रॉम मल्टीपल एक्सप्रेशन, तो मतलब एक कोड को अलग अलग मतलब एक कोड को आप एग्जीक्यूट करेगा अलग अलग एक्सप्रेशन से, ठीक है ना। तो ये एच हो जाएगा 3.1 का
एच हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट जो है आपका इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको इसमें फिल करने हैं। कौन सा, यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं, उनको आपको फिल करना है। तो पहला कह रहा है दिस टैग क्रिएट्स अ नंबर और ऑर्डर लिस्ट। ये कौन सा टैग है जो नंबर ऑफ और ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करता है, ठीक है ना। आपको पता है, हमने भी पहले भी बता रखा है OL, ठीक है ना, ऑर्डर्ड लिस्ट आपको पता होगा। तो यहाँ पे ये OL हो जाएगा, ठीक है ना। एफ इसका आंसर हो जाएगा OL, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है मेन कंटेनर। जो मेन कंटेनर होता है जिसके अंदर एक TR होता है, जिसके अंदर TD होता है, जिसके अंदर TH होता है, तो जो मेन कंटेनर है वो क्या है, जिसमें TR भी होता है, जिसमें TD भी होता है, जिसमें TH भी होता है, ठीक है ना। तो उसमें मेन कंटेनर क्या है, तो ये सब किसके अंदर होते हैं। टी हेड भी होता है, आपने सुना होगा, टी बॉडी भी होता है, ठीक है ना। तो मेन कंटेनर क्या होता है, मेन कंटेनर टेबल होता है। हाँ, तो इसमें जो आंसर होगा टेबल, देखिए बी है, टेबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट एरिया। जो टेक्स्ट होता है इनसाइड द टेक्स्ट एरिया टैग वर्क्स लाइक। तो जो टेक्स्ट होता है टेक्स्ट एरिया के अंदर, वो किस तरह से वर्क करता है, वो हमने बताया हुआ है कि वो वर्क करता है। जो टेक्स्ट होता है वो क्या है, एक इनपुट की तरह, इनपुट टैग की तरह वर्क करता है। क्योंकि आप टेक्स्ट एरिया में आप बड़ा सा कोई, जैसे आप जीमेल पे लिखते हो, कंपोज पे देखिए बहुत बड़ा आप लिख सकते हो टेक्स्ट, या फिर कहीं पर कोई मैसेज कहीं करना होता है, किसी कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, उसमें मैसेज का ऑप्शन होता है, वहां पे आप डिस्क्रिप्शन, तो वो टेक्स्ट एरिया से ही लिखा जाता है ना। वहां पे आपको देना पड़ता है कि कितनी रोज और कितने कॉलम का आपको रखना है, ठीक है ना। बस उस टेक्स्ट एरिया की साइज देना पड़ता है। तो वो बेसिकली होता क्या है, वो इनपुट टैग होता है ना। तो इनपुट टैग होता है, लेकिन टेक्स्ट एरिया एक सेपरेट टैग है, लेकिन होता है वो काम इनपुट की तरह करता है, इसलिए यहाँ पर इसका हो जाएगा इनपुट। नेक्स्ट कह रहा है बेस टैग इज डिजाइन टू अपीयर एंड ओनली बिटवीन। तो जो बेस टैग होता है वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो बेस टैग हमने बताया हुआ है कि बेस टैग का इस्तेमाल जो है आप किस लिए करते हैं। बेस टैग का इस्तेमाल, बेस टैग का इस्तेमाल आप करते हो हेड एलिमेंट में, ठीक है ना। हम बेस टैग का हमने बताया कि आप URL उसमें टाइप कर देंगे, फिर वो URL उसी URL पे रिडायरेक्ट होंगे आपके जो भी लिंक होंगे, ठीक है ना। तो बेस टैग को आप डिफाइन कर सकते हो, फिर URL वहां दे सकते हो। वो बनता, वो लगाया कहाँ जाता है, वो हेड में लगाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हेड हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट, इन HTML वी हैव हेडिंग टैग्स फॉर राइटिंग हेडिंग्स। तो कितनी हेडिंग टैग होते हैं हमारे पास HTML में, आपको पता है 6 होते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, 6 हेडिंग टैग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिक दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन अदर हॉट जोन इज कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ। ये क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना, ये वही हो जाएगा डिफॉल्ट। नेक्स्ट कह रहा है द टैग विच अलाउज यू टू रेस्ट अदर HTML टैग्स विद इन द डिस्क्रिप्शन इज। तो जो टैग है जो अलाउ करता है रेस्ट अदर HTML टैग्स विद इन द डिस्क्रिप्शन इज, तो मतलब है जो टैग जो आपको अलाउ करता है कि आप अलग टू रेस्ट अदर HTML टैग, तो मतलब दूसरे HTML टैग से अलग रखता है, तो वो क्या है, आप चीजों को देखते हो कैप्शन में, तो इसमें कैप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द वर्ड डॉक्यूमेंट, नोड, नोड लिस्ट, एलिमेंट एंड नोड एटसेट्रा, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके होते हैं, ये सारे 4.8 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सारे क्या है, इंटरफेस हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरफेसेस। एंड 4.9 की बात करें, DTDs, तो DTDs का इस्तेमाल क्यों होता है, ये टेम्पलेट्स क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो ये किस तरह के टेम्पलेट क्रिएट करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा ई आउट डस टाइप का, ठीक है ना। और फिर ये माइम क्या होता है, तो माइम की फाइल किस एक्सटेंशन से सेव की जाती है, माइम की फाइल जो है आपकी किस एक्सटेंशन से सेव की जाती है, तो यहां पर ये हो जाएगा माइम फाइल इज सेव्ड विद HTML एक्सटेंशन, तो यहाँ पे G हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके पूरे हो गए। तो ये हमने पूरे ऑब्जेक्टिव कवर किए। तो इसमें जो भी चीज़ें, अगर कुछ भी ऐसा हो आपको अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और ये हमने आज कवर कर लिया जो जनवरी 21 का पेपर है, ठीक है ना। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसको लाइक करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट डे हम मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।